हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग चैप्टर 1 की शुरुआत कर चुके हैं फिजिक्स में, और फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर का नाम है। उसमें ये आपका 2-3 वीडियो अपलोड हो चुका है और आपने बातों को समझा। अगर आपको डाउट है तो प्लीज आप पूछा भी करें, ठीक है। डाउट पूछने से बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं। अगर आप आज अगर आप नहीं पूछते हैं तो जैसे जैसे चीजें टफ होती जाएंगी तो आपको ये छोटा सा डाउट उस समय बहुत पहाड़ सा लगेगा और आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक क्वेश्चन पूछिए, सर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप बताइए। तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है कि चाहे रिटन फॉर्म में चाहे वीडियो के फॉर्म में आपको मिलेगा, तो कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने बात किया था फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, और फंडामेंटल फोर्सेस के वो 4 फोर्सेस में डिफाइन किया था, है ना। नेचर में 4 तरीके की फोर्स एग्जिस्ट करती हैं जो फंडामेंटल है। दैट मीन्स दे आर वेरी नेसेसरी टू द यूनिवर्स एंड दे हेल्प द यूनिवर्स टू रन। यूनिवर्स को चलने के लिए वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। बच्चों, थोड़ा मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, इस वजह से वॉइस थोड़ी कम होगी, बट आई थिंक अगर सफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि 4 तरीके की फोर्सेस मैंने आपको बताई। चारों फोर्सेस के कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में बताया। आज मैं उनके ऑर्डर को डिफाइन करूंगा। दैट मीन्स कौन सा फोर्स बड़ा है, कौन सा फोर्स छोटा है, ठीक है। तो 4 फोर्सेस अगर आपको याद हो तो पहला ग्रेविटेशनल फोर्स था, Fg से डिनोट किया था। दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसे Fe से डिनोट किया था। और तीसरा फोर्स हमारा क्या था, वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसे Fw। और चौथा फोर्स था हमारा Fn, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 फोर्सेस मैंने आपको बताए थे। किसी किसी बुक में Fn की जगह Fs भी लिखा होता है, आप चाहे दोनों लिख सकते हैं। अब बात आती है इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गर कौन है। तो सबसे स्ट्रॉन्गर बेटे हमारा होता है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ एमंग ऑफ दिस, ठीक है। फिर आता है आपका दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकेंड फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इससे छोटा फोर्स होता है आपका Fw, यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर आपका सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सोचिए, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सबसे वीकेस्ट है, बट आप समझ सकते हैं कि कितना जरूरी है। हम अर्थ पर हैं, सन के अराउंड अर्थ रोटेट कर रहा है। कोई पत्थर हम लोग फेंकते हैं तो वो जमीन पे आता है। ये काइंड ऑफ फिनोमिना आप जो देखते हैं, दिस काइंड ऑफ फिनोमिना which occurs due to the gravitational force, and here you are observing that you are seeing that gravitational force is very smaller in comparison to these forces. तो अगर ये फोर्स इतना कमजोर होने के बावजूद भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी फोर्सेस भी कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं लाइफ के लिए। ये चारों फोर्सेस बेटे यूनिवर्स को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं। इस वजह से इनको फंडामेंटल फोर्स बोला गया, ठीक है। अब जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको अलग अलग लेवल में अलग अलग क्या होगा, फोर्सेस के बारे में बताया जाएगा। तो 11th में तो आप Fg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, हालांकि 9th में भी आपने पढ़ा। 12th में आप तीनों फोर्सेस के बारे में पढ़ लेंगे, स्पेशली इन दोनों के बारे में आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके सिलेबस में थोड़ा कम है लेकिन है जरूर। तो जब वहां पर पहुंचेंगे तो डिटेल स्टडी करेंगे। फिलहाल आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के चल के देखना है नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्व क्वांटिटीज। बेटे नोट्स प्रॉपर बनाएं, हालांकि मैं पीडीएफ में भी नोट्स दूंगा, आप वीडियो के थ्रू भी नोट्स बना सकते हैं और पीडीएफ के थ्रू भी नोट्स बना सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो। कंजर्व क्वांटिटीज की बात करते हैं बेटे, सबसे पहले क्वांटिटीज की बात करते हैं। क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको मेजर किया जा सके, ठीक है। जिनको मेजर कर सकते हैं उनको क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे मास को मेजर कर सकते हैं तो मास क्वांटिटी हो गया। इसी तरीके से आपका क्या है, स्पीड है, स्पीड क्वांटिटी हो गया। लेंथ है, लेंथ क्वांटिटी हो गया। मतलब वट एवर वी कैन मेजर, मे बी इट मे बी कंसिडर्ड एज द क्वांटिटीज। अब बेटे कंजर्व वर्ड का क्या मतलब है, फिर दोनों का एक साथ मतलब समझेंगे। कंजर्व वर्ड का मतलब होता है कि जो जैसा रहे वैसा। जैसे एक स्टूडेंट है, मैं उसको वो समझाता हूँ कि बेटे रोज तुम पढ़ा करो, आगे बढ़ोगे, या मैंने जो भी है मैं इसको मोटिवेट करता हूँ, हाँ सर करेंगे। बट इफ नेक्स्ट डे वो फिर वैसा हो जाता है, यानी उसको कितना भी समझाओ वैसा ही रहता है। कंजर्व मतलब जो बदलता नहीं,
तो ऐसी क्वांटिटीज जो क्या है बदलती नहीं, जिनकी वैल्यूज बदलती नहीं, वो है कंजर्व क्वांटिटीज। तो कंजर्व क्वांटिटीज क्या होती हैं? जो किसी प्रोसेस के शुरुआत में जितना रहे और प्रोसेस के अंत में अगर उनकी वैल्यू क्या है वैसी ही है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? कंजर्व क्वांटिटीज। वैसे ही जैसे बच्चे को मैंने बहुत समझाया, प्रोसेस की शुरुआत ये कि भाई तुम पढ़ो लिखो ये करो वो करो, फिर बाद में जैसे ही प्रोसेस एंड हुआ कि भाई उसको समझा के मैं फ्री हुआ, फिर वो वैसा ही हो गया, तो वो क्या हो गया? कंजर्व हो गया ना, कंजर्व क्वांटिटी हो गया। तो इफ अ क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, if a quantity remains constant during a process, is called conserved quantity. ठीक है बेटे, कैसी क्वांटिटी बोला जाएगा? उनको कंजर्व क्वांटिटी बोला जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर बोलना चाहे इसको और इजी डेफिनेशन में, कि अगर किसी प्रोसेस में किसी क्वांटिटी की इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू सेम है तभी उसे कंजर्व क्वांटिटी बोलेंगे। तो रिमेन्स कांस्टेंट ये बात आपको बता रहा है। ठीक है बेटे, तो कंजर्व क्वांटिटीज हो गया। अब जो कंजर्व क्वांटिटीज हैं वो कुछ नियम के तहत, कुछ लॉज के अकॉर्डिंग क्या होती हैं? कंजर्व होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक बच्चे का एग्जाम्पल लिया है ना, वो स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई के लिए ही बात करता है, पढ़ाई के लिए ऐसा करता है, लेकिन जब मैं उसे खेल कूदने के लिए मोटिवेट करता हूँ तो बड़ा अच्छा वो हो जाता है। तो उसमें उसका कंजर्वेशन फेल हो जाता है कि बेटा तुम अगर खेलना ही है तो अच्छे स्केल पे खेलो, ये ना डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलो, स्टेट लेवल खेलो, नेशनल लेवल खेलो। तो उसको लगता है कि सर अच्छा बोल रहे हैं और उसने अपने अंदर चेंजेस की, तो वो उसमें कंजर्व नहीं है, उसने उसमें क्या की? अपनी चेंजेस की। लेकिन अगर पढ़ाई के लिए बात करता हूँ तो वो कंजर्व है, दैट मीन जैसा है वैसा ही है। तो कंजर्वेशन तो होता है क्वांटिटीज में, कंजर्वेशन जिन क्वांटिटीज में कंजर्वेशन आप देख रहे हैं, बात करेंगे अभी, उसमें कंजर्वेशन तो है लेकिन कुछ नियम, कुछ रेगुलेशन के तहत। जैसे वो पढ़ाई के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए कंजर्व है लेकिन अदर चीजों के लिए वो क्या है? नॉट कंजर्व है। तो वैसे ही बेटे आपकी जो कंजर्व क्वांटिटीज हैं वो कुछ कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करती हैं, जिसे हमें जानने की जरूरत है। रीडिंग करेंगे कंजर्वेशन लॉज। तो ऐसे लॉज, ऐसे रूल्स बेटे जो क्या होती हैं? कंजर्व क्वांटिटी के साथ अप्लाई होती है, वो क्या बोली जाएंगी? कंजर्वेशन लॉ। जैसे मैं उस स्टूडेंट के लिए कंजर्वेशन लॉ डिफाइन करूं तो मैं बोलूंगा कि अगर वो बच्चा पढ़ाई के लिए कंजर्व है, तो पढ़ाई वर्ड जो हो गया वो लॉज के लिए क्या हो गया? इस्तेमाल हो गया। तो कंजर्वेशन लॉज क्या है? ऐसे लॉज जो कंजर्व क्वांटिटीज को डील करती हैं। ठीक है, तो दोज लॉज या दीज लॉज या दोज लॉज विच deals with conserved quantities, which deals with the conserved quantities are called conservation laws या लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कंजर्वेशन आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और 9 और 10 में भी आपने हो सकता है पढ़ा है। तो ये जो आप कह रहे हैं ये एक्चुअली क्या है? ये एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी आप जानते हैं नहीं तो बदलती है ना तो क्या होती है?
ना तो प्रोड्यूस की जा सकती ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है। बस इसको क्या किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो जो आप ये वर्ड बोल रहे हो एनर्जी के लिए बोल रहे हो, तो वही क्या है, लॉ है, वही उसका लॉज है। ठीक है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पहला लॉ लिखिए, इसमें लिखिए सम ऑफ, इसमें लिखिए सम ऑफ लिस्टेड एज फॉलोज, सम ऑफ लिस्टेड एज फॉलोज। पहला है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। है ना बेटे, तो आपने ये पढ़ा कि एनर्जी क्या है, ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है ना तो प्रोड्यूस की जा सकती। हाँ, इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो जो स्टेटमेंट है ये एनर्जी के कंजर्वेशन के लिए, यही क्या है उसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देख सकते हैं कि द एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड or be destroyed, but it can be transformed from one form to another. ठीक है, तो ये क्या है आपके कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी का रूल। आगे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसे आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़ी थी। उसी के बाद है ना लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात आपने की है, वहां पे आपने मोमेंटम का नाम दिया होगा लेकिन उसका एक्चुअल नाम लीनियर मोमेंटम है बेटे। तो आपने ये पढ़ा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसका मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है ना, तो उस पर जो फोर्स होगा वो वैल्यू 0 होगी। या दूसरे शब्दों में ये बोलें कि अगर एक बॉडी पर फोर्स 0 काम कर रहा है, नेट फोर्स कितना है 0, तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। दैट मीन जितना मोमेंटम पहले रहेगा उतना मोमेंटम बाद में भी रहेगा। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हालांकि ये फिर से आपके चैप्टर फोर्स वाले चैप्टर में आएगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो लॉज ऑफ मोशन का यूनिट है उसमें फिर से आएगा, तो वहां पे डिटेल्ड स्टडी करेंगे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, बातें थोड़ी सी बताई जाती हैं। ठीक है, इसलिए बहुत डरने की जरूरत नहीं है कि सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं आया तो उस समय आपको आएगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन यूनिट है, इस वजह से इसमें बताना जरूरी होता है कि हाँ ये चीजें हमें ध्यान में रखने पड़नी है। ठीक है, तो लिखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, in the absence of external force, in the absence of external force, the linear momentum of an object is conserved.
नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से बेटे आपका एक क्वांटिटी और होता है एंगुलर मोमेंटम। इसे हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो चैप्टर है उसमें बहुत डिटेल स्टडी करेंगे। फिलहाल यहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन देता हूं मैं। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटे? जब एक ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है? लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम। लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट क्या करता है? मूव करता है। जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तब इसकी जो रोटेशन की मोमेंटम होती है, याद रखिएगा, रोटेशन की अलग मोमेंटम होती है, उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, उसको हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। चैप्टर आपके 5 चैप्टर आई थिंक आपका है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उसमें जाके हम लोग पढ़ेंगे। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, अभी से पूछ के लॉस को समझना है। ठीक है, तो आपका है नेक्स्ट हेडिंग लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसको लिख लीजिए, वहां पे जब पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, in the absence of external torque, the angular momentum of the object remains constant. ठीक है, इसे जे से डिनोट करते हैं, लीनियर मोमेंटम को पी से और इसको जे से डिनोट करते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट जो हमारा कंजर्वेशन लॉ है वो है चार्ज से रिलेटेड, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपने क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा, उसमें आपने चार्ज के बारे में पढ़ा, वहां भी बताया जाता है। फिर यहाँ बता रहा हूँ कि अगर चार्ज क्या है, किसी बंद सिस्टम में बात करें तो चार्ज क्या रहता है? कंजर्व रहता है। मतलब जितना चार्ज बहुत पहले था उतना चार्ज आज भी रहेगा और उतना चार्ज बाद में भी रहेगा। लेकिन हो सकता है कि आपको देखने मिले कि किसी एक पोजीशन में चार्ज की कमी आई है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि वो चार्ज कहीं और प्रोड्यूस हुआ है, कहीं और चला गया। ठीक है, तो चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये भी एनर्जी की तरह क्या है, एक से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है, लेकिन न तो प्रोड्यूस की जाती है न तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है ना। तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट वन है मास एनर्जी कंजर्वेशन। आपने देखा, आपने सुना होगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया था E=Δ अपने रिलेटिविटी थियरी के जरिए, है ना। तो बेटे अगर आप देखिए, अगर आप 1 किलो लकड़ी जलाते हैं तो क्या होता है, मैंने आपको शायद एग्जाम्पल के तौर पे कल बताया था। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास की कमी आई है तो वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, और कहीं अगर एनर्जी की कमी आई है तो वो मास में कन्वर्ट हुआ है। तो अगर किसी सिस्टम के लिए बात करें तो अगर एक में कमी होगी तो दूसरे में क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन हो जाएगा। मास में अगर कमी है तो एनर्जी में प्रोडक्शन हुआ है, और अगर एनर्जी में कमी है तो वो किस में कन्वर्ट हुआ है? मास में। तो ओवरऑल मास और एनर्जी क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो फॉर अ गिवन बॉडी सिस्टम मास and energy remains constant. ठीक है बेटे, तो आपका ये पहला चैप्टर होता है समाप्त। पहले चैप्टर में खास न्यूमेरिकल नहीं है, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं, आपको क्वेश्चंस खाली पढ़ने और आंसर करने हैं।
एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, या कोई आस्टाइट बुक ले सकते हैं, एस एल अरोरा की ले सकते हैं, या एच सी वर्मा की ले सकते हैं। ये बुक्स लेके आप सॉल्व करें, मतलब पढ़ें और अपनी बातों को समझें। फिर जब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, और इसका पीडीएफ में आपको मतलब मंडे को पहले चैप्टर का आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पहला चैप्टर पसंद आया, समझ में आया। अगर समझ में आया तो आप जरा अपना फीडबैक लिखिए कि भाई कैसा लगा आपको, जरूरी है। और जो आपके दोस्त एडमिशन ले रहे हैं और वीडियोस नहीं देख रहे हैं, उनसे बोलिए कि आप वीडियोस देखना प्रारंभ कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू इन सेकेंड चैप्टर। सो है ना, आपको पढ़ने की जरूरत है। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।